नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। नया हफ्ता नई वीडियो लेके आ गए हैं। इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था कि अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं, ग्लोबल कोविड-19 के रिस्पांस पे या हांगकांग क्राइसिस पे। और अनएक्सपेक्टेडली आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हांगकांग क्राइसिस पे अगला वीडियो करो, हांगकांग क्राइसिस के बारे में हम जानना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। हांगकांग क्राइसिस पे वीडियो लेके आ गया हूँ। और उससे पहले वीडियो शुरू करूँ, इंस्टाग्राम पे से व्हाट को फॉलो करना और यूट्यूब पे से व्हाट जतिन को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट्स में लिखना क्या सोचते हो तुम लोग। तो चाइना हांगकांग के लिए एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आया है। लेकिन चाइना हांगकांग के लिए लॉ कैसे लेके आया? क्या चाइना और हांगकांग अलग अलग देश नहीं है? ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। लेट 1600s में और अर्ली 1700s में चाइना और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड शुरू होता है। काफ़ी चीज़ों का ट्रेड होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उभर के आती है वो आती है चाय। जी हाँ, टी। ब्रिटेन्स को टी बहुत पसंद आती है और उस टाइम पे चाइना सिर्फ एक ऐसा देश था जो कि इतने मैसिव स्केल पे टी प्रोड्यूस कर रहा था। इसलिए ब्रिटेन ने चाइना से काफ़ी सारी टी इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन जो वहाँ का एम्परर था चाइना का, किंग डायनेस्टी का, उसने कहा कि अब हम टी देंगे सिर्फ सिल्वर के बदले। यानी जो एक्सचेंज होगा वो अब टी का एक्सचेंज सिल्वर के बदले होगा। शुरुआत में ब्रिटेन ने कुछ टाइम के लिए वो माना भी, सिल्वर दिया चाइना को टी के बदले। लेकिन जब ब्रिटेन की नेशनल ट्रेजरी में ही सिल्वर ख़त्म हो गया, जब उनके पास खुद ही सिल्वर ख़त्म हो गया, क्राइसिस आ गई, तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब टी कैसे लेके आई जाए चाइना से। ब्रिटेन ने इसका एक बड़ा स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। एक ड्रग होता है ओपियम, काफ़ी एडिक्टिव और हाईली नार्कोटिक ड्रग है ओपियम, जो कि चाइना में इलीगल था लेकिन ब्रिटेन में लीगल था, ब्रिटेन में कल्टीवेट किया जाता था। और इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने वो ओपियम जो हाईली नार्कोटिक सब्सटेंस है उसको स्मगल करके चाइना लाना शुरू किया। उस स्मगलिंग से जो चाइनीज सिल्वर आता, उस चाइनीज सिल्वर से चाइना की ही टी खरीदनी शुरू कर दी। अब इस बात को कितने दिन छुपाते? चाइना को अल्टीमेटली पता लगा। चाइना ने क्रैक डाउन किया, जितने स्मगलिंग नेटवर्क्स थे उन पे सारा ओपियम सीज कर लिया, जितना ओपियम था वो सारा डिस्पोज कर दिया समुद्र में, सी में। लेकिन अब ब्रिटेन इस बात से खुश नहीं था। ब्रिटेन बिल्कुल खुश नहीं था कि जो ओपियम वो स्मगल करते थे वो सारा नेटवर्क्स और वो सारा ओपियम पे क्रैक डाउन कर दिया चाइना ने। और ये मेन रीज़न बना कि चाइना और ब्रिटेन आपस में कॉन्फ्रंटेशन पे आ गए। इसी से शुरुआत होती है द ग्रेट ओपियम वॉर्स की। हाँ, चाइना और ब्रिटेन ने आपस में कई वॉर्स लड़े इस ओपियम की वजह से। और पहले ओपियम वॉर में 1841 में हांगकांग ब्रिटेन के पाले में चला गया। अब इन ओपियम वॉर्स के बाद बहुत सारी पीस डील्स और ट्रीटीज हुई चाइना और ब्रिटेन के बीच में, जिनमें से एक थी ट्रीटी ऑफ नैनजिंग। ट्रीटी ऑफ नैनजिंग में लिखा गया कि हांगकांग, जो कि अब एक ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी है क्योंकि ब्रिटेन ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया फर्स्ट ओपियम वॉर के ड्यूरिंग, तो 99 ईयर्स तक हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी रहेगा। लेकिन 99 ईयर्स के बाद वो ब्रिटिश कॉलोनी यानी हांगकांग वापस चाइना को चला जाएगा। लेकिन ये गोरे तो बदमाश है भाई साहब। ये 99 ईयर्स के बाद इन्होंने मना कर दिया कि बाय 99 ईयर्स वी मेंट फॉर एवर। अरे हु द हेल मीन्स बाय 99 ईयर्स फॉर एवर? तो इनके चाइना और ब्रिटेन के बीच में बहुत टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे हांगकांग में और काफ़ी इन्वेजन का खतरा भी था क्योंकि चारों तरफ मेनलैंड चाइना है, तो फाइनली 1984 में चाइना और ब्रिटेन एक एग्रीमेंट पे आते हैं, सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन 1984। इसमें लिखा जाता है कि ब्रिटेन वापस देने को तैयार है हांगकांग चाइना को, लेकिन एक शर्त पे कि अगले 50 साल के लिए, जब भी हैंड ओवर होगा उससे अगले 50 साल के लिए एक हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी रहेगी हांगकांग में। मतलब जो हांगकांग वे ऑफ लिविंग है वो वैसे का वैसा रहेगा। हांगकांग की सोसाइटी और चाइना की सोसाइटी काफ़ी अलग हो गई क्योंकि हांगकांग में जब एक ब्रिटिश कॉलोनी बना हांगकांग, तो वहाँ पे यूरोपियन स्टाइल आया, यूरोपियन कस्टम आए और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड हो गया चाइनीज़ कल्चर का और यूरोपियन कल्चर का। ऑन दी अदर हैंड मेनलैंड चाइना में ऐसा नहीं था। तो इसलिए कहा गया कि जब भी हैंड ओवर किया जाएगा हांगकांग को चाइना को, तो एक हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी हांगकांग को देनी होगी अगले 50 साल के लिए। अब ब्रिटेन फाइनली हैंड ओवर कर देता है हांगकांग को चाइना को वापस 1997 में। 1997 में एक सेरेमनी में हांगकांग को वापस दे दिया जाता है चाइना को और हांगकांग से
ब्रिटेन का फ्लैग लोअर कर दिया जाता है और चाइनीज़ फ्लैग को वापस ऊपर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि जो हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है हांगकांग में वो रहेगी। ऐसे काफ़ी सारे राइट्स जो कि मेनलैंड चाइना में नहीं है लेकिन हांगकांग में रहेंगे, जैसे राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू वोट। ऐसी कई चीज़ें थी जो कि मेनलैंड चाइना में नहीं थी, लेकिन जो सारे राइट्स हांगकांग के लोगों को मिलेंगे अगले 50 साल तक के लिए, यानी 2047 तक के लिए। Is about to start. British rule officially comes to an end with a handover ceremony just before midnight. Five-star flag of China, soon to be sovereign over Hong Kong again. I should like, on behalf of Her Majesty the Queen and of the entire British people, to express our thanks, admiration, affection, and good wishes to all the people of Hong Kong. Stroke of midnight, the Red Star flag of China will go up. इससे पहले आगे बढ़े आपको ये बता देता हूं कि 1997 में हांगकांग के हैंडओवर से पहले हांगकांग की जीडीपी लगभग चाइना के जीडीपी की 20% जितनी थी। लेकिन चाइना में जब इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुआ और ह्यूबई, वुहान, शंघाई जैसे स्टेशन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरे, तो जो इकोनॉमिक रेलेवेंस था हांगकांग का वो चाइना के लिए कम हो गया। जो एक टाइम पे हांगकांग की जीडीपी 20% के इक्विवेलेंट हुआ करती चाइना के, अब वो घट के जीडीपी 3% के इक्विवेलेंट रह गई। अब क्योंकि हांगकांग की जो इकोनॉमिक रेलेवेंस थी वो काफ़ी कम हो गई, इसलिए चाइना ने हांगकांग को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, जो एक्चुअली वायलेशन है उस अग्रीमेंट का जो ब्रिटेन के साथ उन्होंने की थी। क्योंकि उसमें कहा गया था कि जब भी हैंड ओवर किया जाएगा हांगकांग, उसके अगले 50 साल तक ना तो उसके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को और ना उसकी ऑटोनॉमी को इन्फ्लुएंस या वायलेट किया जा सकता है चाइना के द्वारा। लेकिन अब जब इकोनॉमिक रेलेवेंस ही नहीं रही तो ऐसे तो कोई एग्रीमेंट फॉलो करता नहीं। चाइना ने कर दिया शुरू इन्फ्लुएंस करना, काफ़ी सारे लॉज लेके आया चाइना, और इसी वजह से हमने देखा कि 1997 में हैंडओवर के बाद हांगकांग ने एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट देखे। ये प्रोटेस्ट बेसिकली सिर्फ उन लॉज के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन एक बेसिक एसेंस और सेंटिमेंट के साथ थे कि वो अपनी ऑटोनॉमी और अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, और चाइना को पुश बैक करने के लिए ये सारे प्रोटेस्ट हुए। There is a saying in English that if you want to kill a city, you have to kill its language first, और चाइना ने यही किया। अब हांगकांग में शाम को न्यूज़ में चाइना का नेशनल एंथम बजने लगा है। काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए वो मैंडरिन में आने लगी हैं। मैंडरिन जो लैंग्वेज है वो चाइना की लैंग्वेज है, जबकि हांगकांग के लोग कैंटनीज बोलते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दीज सिक्योरिटी रिफॉर्म्स के नाम पे चाइना इतने लॉज लेके आया 1997 के बाद कि जो ऑटोनॉमी है उसे इरोड कर दिया जाए। ऐसा सबसे पहला सिक्योरिटी रिफॉर्म था 2003 में। सिक्योरिटी रिफॉर्म जो 2003 में आया, उसके आर्टिकल 23 के हिसाब से अगर कोई भी हांगकांग में मेनलैंड चाइना के खिलाफ कुछ बोलेगा या क्रिटिसाइज करेगा तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा और उसे ट्राई किया जा सकता है और पनिश किया जा सकता है उस ऑफेंस के लिए। लेकिन हांगकांग के लोगों की सबसे अच्छी बात ये है कि वो बड़े अवेयर हैं, उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या आ रहा है, ये बिल हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा और उन्हें कैसे रिएक्ट करना है। 2003 में भी उतना ही शार्प रिएक्शन दिया हांगकांग के लोगों ने जितना आगे आने वाले प्रोटेस्ट में दिया, और ये जो बिल था ये विड्रॉ कर लिया 2003 में। अब चाइना ने हांगकांग के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की 2014 में, इन द सेंस कि चाइना डिसाइड करेगा कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है हांगकांग में इलेक्शन लड़ने के लिए और कौन नहीं है, जिससे कि जितने ज़्यादा प्रो चाइना कैंडिडेट हो सकें वो जाएं, जीतें, और चाइना को कोई दिक्कत ना हो अपना एजेंडा हांगकांग में आगे पुश करने के लिए। लेकिन जब भी बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुए और चाइना के इन्फ्लुएंस को हांगकांग के लोगों ने बड़े अच्छे से फाइट बैक किया। अब हम बात करेंगे 2019 एक्सट्राडिशन बिल की। शायद हांगकांग ने अपनी हिस्ट्री में जो सबसे बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं वो इस बिल की वजह से हैं। 2019 एक्सट्राडिशन बिल कहता था कि किसी भी इंडिविजुअल को हांगकांग से चाइना एक्सट्राडिट किया जा सकता है, चाइना लेके जाया जा सकता है, और चाइना में उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकती है, चाइना में उसके खिलाफ ट्रायल हो सकता है, जो कि एक मेजर ब्लो था हांगकांग की लीगल सिस्टम को, जिसको चाइना ने प्रॉमिस किया था 2047 तक वो नहीं छेड़ेगा। लेकिन इसमें भी हांगकांग के लोगों ने बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट किया, दिखाया कि वो कितने अवेयर हैं, और ये बिल भी अल्टीमेटली हांगकांग गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। The protesters, the officers jumping out of vans to tackle whoever they could catch, in some cases violently. Mayhem keeping its momentum.
It was the end of an ugly day, with street battles that turned into brawls and seemed to go on forever. And in one dramatic moment, a first for these protests. अब फाइनली आज के वीडियो के टॉपिक चाइनाज न्यू सिक्योरिटी लॉ पे आते हुए। चाइना एक नया सिक्योरिटी लॉ लेके आया है अभी 2020 में, जिसके हिसाब से पब्लिक प्रोटेस्ट करना, ऑनलाइन चाइना को क्रिटिसाइज करना, सटायर कार्टून्स बनाना चाइना की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ये सब एक ऑफेंस माना जाएगा और इन सब लोगों को सेपरेटिस्ट्स और टेररिस्ट की तरह सज़ा दी जाएगी और इनको पनिश किया जाएगा। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि चाइना काफ़ी इंडिया की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में भी अब जब लॉकडाउन है, जब हम एक बीमारी को, एक पैंडमिक को फाइट कर रहे हैं, तो हमारी पुलिस की प्रायोरिटीज़ क्लियरली अलग दिखती हैं। लॉकडाउन में पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है जो एंटी सीएए और एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट में गए थे, तो और वो भी ड्रैकोनियन लॉज के अंदर, जैसे एनएसए और यूएपीए। इसके बारे में कोशिश करूंगा अलग से वीडियो करूं, लेकिन चाइना भी वही कर रहा है। चाइना कह रहा है कि जो पब्लिकली प्रोटेस्ट करेगा, ऑनलाइन सटायर करेगा, कार्टून्स बनाएगा चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, उन सबको चाइना कंसिडर करेगा टेररिस्ट की तरह, सेपरेटिस्ट की तरह, और उनको पनिश किया जाएगा। अब इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ के खिलाफ भी हांगकांग में खूब प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वो भी इतनी साइट में नहीं आया है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ के लोग अवेयर हैं, बड़ी बूझ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन कर रहे हैं। कोविड पैंडमिक की वजह से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करने नहीं आ रहे हैं। और आज मेरा वीडियो डालने का मकसद ये है कि आज 4 जुलाई है। 4 जुलाई है टिएनएनमेन स्क्वायर की एनिवर्सरी। फॉर दोज हु डू नॉट नो एक्चुअली कि टिएनएनमेन स्क्वायर क्या है। टिएनएनमेन स्क्वायर एक जगह है बीजिंग में, जहाँ पे 1984 में प्रो डेमोक्रेसी जो लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए और एक सिंगल पार्टी को रूल नहीं करना चाहिए चाइना को, ऐसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग टिएनएनमेन स्क्वायर पे आते हैं। और उसकी वीडियो मैं अभी दिखाऊंगा भी। टिएनएनमेन स्क्वायर पे आते हैं, मार्च को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ब्रूटैलिटी से हंड्रेड्स ऑफ लोगों का मैसेकर कर देती है, उन्हें मार देती है, जस्ट बिकॉज वो ये प्रोटेस्ट करने आए थे कि सिंगल पार्टी रूल खत्म हो चाइना में। टिएनएनमेन स्क्वायर मैसेकर का नाम दिया गया इस घटना को, टिएनएनमेन स्क्वायर 1984। और क्योंकि चाइना में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, चाइना में राइट टू असेंबली नहीं है, लेकिन हांगकांग में राइट टू असेंबली है, तो हांगकांग में हर साल टिएनएनमेन स्क्वायर की याद में 4 जुलाई को काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और याद करते हैं और ट्रिब्यूट देते हैं उन लोगों को जो मैसेकर में मारे गए और जो प्रो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। There are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square. In the history of communist China, there has never been anything like this. On June 4th, 1989, pro-democracy protesters were marching on Beijing's Tiananmen Square, calling for the end of single-party rule in China. They were then brutally massacred. Hundreds were killed. The troops have been firing indiscriminately, marking the end of any sort of widespread democracy movement in China. That was once a fight that happened far away in Beijing. But as this border has slowly been erased, these people now find themselves engaged in that same fight, resisting a much more powerful China in the struggle for their own democracy and identity. So this was the video, guys. Thank you so much for watching it. Thank you so much for your love. Again, I would like to say before going, do follow Say What on Instagram and Say What Jatin on YouTube. Say What Jatin is the name of the YouTube channel. Do subscribe the channel and comment your views on it. Share the video and do tell us about what you want the next video to be.